Okay, so quantum efficiency is defined as the ratio of number of photoelectrons, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए डिवाइड बाय कितने फोटॉन्स गिरे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स falling on the surface, photons falling on surface. मेटल सरफेस पे जितने फोटॉन्स गिरे उतने ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, क्योंकि कई सारे फोटॉन तो सरफेस पे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कई सारे फोटॉन ऐसे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाते, कई सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो फोटॉन अब्सॉर्ब करके भी बाहर नहीं आ पाते। तो बहुत सारे रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन फोटॉन अब्सॉर्ब करे और बाहर आ जाए ऐसा होना वो थोड़ा सा कम प्रोबेबल होता है। दैट्स व्हाई दिस रेशियो क्वांटम एफिशिएंसी इज नॉर्मली वेरी स्मॉल, इट इज 5-6% ऐसा कुछ आता है, 1-2% भी होता है, केसेस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटल, मेटल सरफेस की फिनिश क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि क्वांटम एफिशिएंसी क्या है। तो ये हमने एक रेशियो डिफाइन किया था क्वांटम एफिशिएंसी। नाउ कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इट कैन बी रिलेटेड विद द सैचुरेशन फोटो करंट। ट्यूब जो भी हमने देखा था एक्सीडेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें जो ट्यूब में करंट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसे बोलते थे सैचुरेशन फोटो करंट, एंड दैट करंट इज डिनोटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। वही करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर n इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो n ई चार्ज फ्लो हो रहा होगा t टाइम में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं वो इजीली आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू सैचुरेशन करंट ले लो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और फोटोन का नंबर कैसे निकाले भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो होती थी नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। इस तरह से नंबर ऑफ फोटोन मिल सकते हैं तुमको। नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए बाकी सब चीजें इधर लेके आ जाओ, नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये सब इधर लाओ, इनके रेशियो से आप क्वांटम एफिशिएंसी का नंबर वगैरह फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर आएगा निकालने के लिए तो आप इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है अपने क्या पढ़ा ये? यस, ओके सर, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं हम। हमने अभी तक थ्योरी कंप्लीट करी थी पर क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। लिखिए, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड its threshold frequency and wavelength. Find its threshold frequency and threshold wavelength. Find its threshold frequency and threshold wavelength. करिए एक बार अटेम्प्ट आप। वर्क फंक्शन दिया है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू पूछ ली है, करिए। क्वेश्चंस करते आ रहे हम, मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ।
पहला क्वेश्चन का आंसर कई बच्चों ने दे दिया है मुझको, वेरी गुड। मैंने 2 क्वेश्चन और भी लिख दिए हैं यहाँ पे, आप अटेम्प्ट करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इधर सॉल्व करता हूँ। सर ये आई 1 मीटर वोट है क्या? 1 मिली होगा बेटा, वो मीटर कैसे हो सकता है? सर नीचे मीटर है ये बोलो। हाँ, नीचे तो पर मीटर स्क्वायर है। इंटेंसिटी की यूनिट जो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर में होती है। आगे कुछ लगाते हैं प्रीफिक्स, तो उसका मतलब पता होना चाहिए तुमको क्या है। और मिली को कभी नीचे नहीं लगाते, है ना। 1 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये पढ़ना समझो। ये क्वेश्चन पूछना नहीं था आपको, पढ़ के समझ में आना चाहिए वो क्या लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वर्क फंक्शन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी के फोटोन की एनर्जी हो तो उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो न्यू नॉट निकालने के लिए बस अपन क्या कर देंगे, फाई बाय एच कर देंगे। फाई कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत रख देना वरना आंसर गलत आएगा। उसे जूल में कन्वर्ट करिए, 1.6 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाय एच विच इज 6.63 इंटू 10⁻34। तो इससे आ जाएगा न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये नंबर 2 इंटू 1.6 दैट इज 3.2 डिवाइड बाय 6.63, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 10⁻34 पर जाके 10⁻34 प्लस 34 माइनस 19, तो कितना बचेगा 115 बचेगा, 10⁻+15 बचेगा। ठीक है। अब 3.2 अपॉन 6.63 लगभग 1/2 के आसपास कुछ आने वाला है। ये आप इसको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो ये आसान से लिख सकते हो। ठीक है, क्या आएगा डिवाइड करके आप खुद करना, मतलब डिवीजन कर लेना, इसका नहीं करते बैठूंगा। चलिए आ गए हर्ट्ज में, ऐसा यूनिट हर्ट्ज। चेक करता हूँ फ्रीक्वेंसी का आंसर लोगों ने 10⁻34 में दे दिया था, ये तो गलत दे दिया है ना। -15 में दे दिया, ये भी गलत। अच्छा वेवलेंथ -15 में दिया, हाँ वो हो सकती है। वेवलेंथ देख लेते, वेवलेंथ देख लेते। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकाले, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यूज कर लेता हूँ। टी बाय फ्रीक्वेंसी, उससे वेवलेंथ आ जाएगी। ये होता है 3 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी लगभग 3.2 अपॉन 6.63 इंटू 10⁻15। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 6.63 इंटू 3/3.2 इंटू 10⁻15 ऊपर जाके माइनस में होगा, -15 प्लस 6, तो क्या आएगा 8 17 7 आ जाएगा, 10⁻7 -7 आएगा ना। यस सर, और ये हाँ 6 आएगा लगभग। हाँ, तो ये लगभग 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो आगे जो नंबर है वो आप खुद देख लेना क्या आने वाला है, लगभग 6 के आसपास कुछ आएगा वो। और 10⁻7 है तो एक काम करते इंटू 1000 करते और 10⁻10 कर लेते तो उसे एंगस्ट्रॉम कर देंगे। तो एंगस्ट्रॉम ज्यादा अच्छा लगता है आपको बताना, तो इसको ऐसे आप कैलकुलेट करके लिख देना। सर वो फ्रिक्वेंसी आ रही है 2 सर 0.4 इंटू 10⁻15। 0.4 आ रही है, ठीक है। यस सर। आपको कैलकुलेट करके ठीक है। देखो मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए हमको। और जेई मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वहां पर पॉइंट के 2 डिजिट तक सही सही डिजिट्स निकाल के आंसर देना पड़ता है। तो अगर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, फिर खुद फंसोगे। तो यहाँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना, जब ये डिवीजन आए ना तो डिवीजन की प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। बिना कैलकुलेटर के ऐसे नंबर को डिवाइड करो, बिल्कुल जो बेसिक तरीका होता है जो स्कूल में सिखाते हैं वैसे करना चाहिए, वरना एग्जाम में फंसेंगे आप। क्लियर। जिन जिन की भी आंसर गलत आए अब वो समझ लीजिए कि क्या गलती हुई थी, कुछ सर डाउट ये हो तो पूछ लीजिए। एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट किया सर, एक बार बता दीजिए। ठीक है, जो भी ऐसी दिक्कत है पूछना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करा मैंने। देखो एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 होता है, और मेरे पास यस सर। 10⁻7 है, मुझे 10⁻10 चाहिए। तो -10 के लिए मुझे 7 को 10 बनाना है, मतलब 3 0 और चाहिए मुझे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करा और 1000 से डिवाइड करा। 1000 क्यों चूज करा, 3 0 मुझे बढ़ाना था इसलिए। अब 1/1000 मतलब 10⁻3 नीचे, उसको ऊपर ले गया 10⁻7 लिखा था, ऊपर ले गया 10⁻3 ला सकता हूँ। तो वो 10⁻7 -3 10⁻10 हो गया। तो 10⁻10 इज एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में आ गया। यस सर आ गया सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके अगला क्वेश्चन करो। ये फिर ये क्वेश्चन लिखिएगा आपके पास, करिए।
चलिए 2 क्वेश्चन करिए, इसके अलावा और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया था उसको सॉल्व करते हैं अपन। मेरे पास काफी आंसर्स आ गए इसके, वेरी गुड। इंटेंसिटी दी है 1 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर। मुझे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन होती h न्यू डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। तो मुझे अचंभा लग रहा है कि आपने अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझसे पूछा ही नहीं कि फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगी आप नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बता नहीं सकते। आपको पूछना चाहिए था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या है, उसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ये। चलो तो अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ वेवलेंथ थी 5000 एंगस्ट्रॉम। अब करो, ठीक है। अब आप एनर्जी ऑफ फोटॉन जो hc बाय लैम्डा होती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो मैंने h न्यू लिखा है उसको आप hc बाय लैम्डा भी तो लिख सकते हो, उसको रख सकते हैं। जब वेवलेंथ हमें एंगस्ट्रॉम में दी जाए तो ऊपर का नंबर हो जाता है 12420, ठीक है। इससे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जल्दी आ जाएगी। क्या बताया मैंने? देखो ये h और c ये सब कांस्टेंट है,
Hg कांस्टेंट होता है, Tb कांस्टेंट होता है। तो सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दी जाए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली जाए, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब आपको एनर्जी निकालना है फोटोन की इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप कर सकते हो 12420 एक कांस्टेंट नंबर डिवाइड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। आप इस रिलेशन को यूज करके क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर सकते हो, इससे कैलकुलेशन हो सकता है आपकी आसान हो जाए। ठीक है, तो यही रिलेशन में बोल रहा हूँ यहाँ यूज करो। 5000 एंगस्ट्रॉम आपको दे दी थी वेवलेंथ, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। पर फिलहाल कोई यूज नहीं आएगा ज्यादा, इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा यूज नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ जूल में डालना पड़ेगी। यहाँ क्योंकि इधर ऐसा यूनिट है तो वहां भी ऐसा यूनिट लगाना पड़ेगा, तो उसे जूल में फिर कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो आपको 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कर लीजिएगा तो नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 मिली मतलब 10⁻³ होता है बाय एच न्यू। एच न्यू हो जाएगा 12420 बाय वेवलेंथ विच इज 5000 एंगस्ट्रॉम, और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे जूल में एनर्जी लिख दी, तो इंटेंसिटी बाय एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल वो दे देगा नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग जो क्वेश्चन पूछा था, वो हमारा ये आंसर है। समझ में आया मैंने क्या करा है? यस सर। पहली चीज मुझे बताइए कि आपने मुझसे अभी तक वेवलेंथ क्यों नहीं पूछी थी? किसी ने वेवलेंथ नहीं आया सर, नहीं आया सर, एक बार बता दीजिए, नहीं आया सर। एक बार बता देते। मैंने पूछा क्या था आपसे? मैंने पूछा था नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम, ये पूछा था। उसे निकालने के लिए आपको फोटोन की एनर्जी चाहिए। आपको टोटल एनर्जी पता है जो गिर रही है, इंटेंसिटी होती है टोटल एनर्जी जो फॉल कर रही है। आपको एक फोटोन की एनर्जी भी चाहिए, तो आप नंबर ऑफ फोटोन बता सकते हो। एक फोटोन की एनर्जी के लिए आपको मुझे वेवलेंथ देना चाहिए थी, मैंने दी नहीं थी और आपने पूछा भी नहीं, समझे? सर वही मैं सर देखा सर, कुछ सर इसमें कम लग रहा है लेकिन सॉल्व भी नहीं हो रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ में आया। आ गया वेवलेंथ सर। अगर दे दी मैंने, मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम दे दी, तब तो हो जाएगा फिर। यस सर, आराम जाएगा से हो सर। जाएगा। हो जाएगा। और ये एक मैंने एक फॉर्मूला बताया, ये किस चीज का फॉर्मूला बताया मैंने? डायरेक्ट अगर लेमडा दिया हो तो एनर्जी निकाल सकते हैं फोटोन की एक की। हाँ, क्या क्या किस किस यूनिट में आएगी वो एनर्जी? किस यूनिट में आएगी? ईवी, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो फोटोन की एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 12420 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम डाल दो। ये केमिस्ट्री में भी सिखाते हैं फॉर्मूला, केमिस्ट्री में 12420 यस सर। सिखा देते हैं। मेरी आदत 12420 की, कई किताबों में 12420 होता है। ठीक है, तो मैं उससे करता हूँ। चलिए, और फिर अब इसका यूज करके फोटोन का नंबर पर यूनिट टाइम निकालना है, तो वो इस तरह से निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। इज इट क्लियर? चलिए, अगर ये हो गया है, अच्छे से आ गया है, तो अगला क्वेश्चन करिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे, है ना? बीच में थोड़ी बाउंड्री बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे अगला क्वेश्चन। देखिए, ये बीच की बाउंड्री कर दी ताकि आपको क्वेश्चन सेपरेट दिखे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये इफेक्ट के बाद क्या लिखा है कहाँ पे? क्वेश्चन में ही? विल बी ऑब्जर्व। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व और नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा या नहीं देगा? एक मेटल दी है, वर्क फंक्शन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट उसे फॉल कर दी है 1000 एंगस्ट्रॉम की, और पूछा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व और नॉट। इफ यस, व्हाट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन? अगर ऑब्जर्व होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, बताइए। चलो आंसर आ रहे हैं मेरे पास यार इसके, वेरी गुड। प्रवीण का आ गया है, त्रिलोक का भी दिया है, त्रिलोक ने आंसर। सबसे पहले तो ये बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा नहीं देगा, जल्दी से। त्रिलोक गुड।
तो इसका आंसर है यस, दिखाई देगा। ये जो हमारी वेवलेंथ आ रही है ना, इससे अगर फोटोन की एनर्जी निकाले, ये ऊपर रिलेशन बताया था, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर निकाले, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन एनर्जी ऑफ फोटोन निकाले तो आएगी 12,420 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम विच इज 1000, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी अब। तो ये डिवाइड करके कितना आएगा 12.420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। फोटोन की एनर्जी जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। तो यस, इट विल बी ऑब्जर्व्ड। और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी फोटो इलेक्ट्रॉन की? तो आइंस्टाइन की इक्वेशन लगा दो। यस E सर, मैक्स किसे निकालते थे? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। माइनस वर्क फंक्शन। तो सब कुछ पता है तुम्हें। 12,420 से 4 माइनस कर दो तो 8.420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, पर चलेगा, मैक्सिमम लोग इसमें पूछते हैं, चलेगा। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन करो। किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से पूछो, मैं हटाने वाला हूँ इसे। वेरी गुड, चलो अगला करिए। वो हो जाए तो उसका नेक्स्ट भी करिए। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए वहां पे। चलिए, काफी आंसर आ रहा है मेरे पास। वेरी गुड, इसके आंसर सही दिख रहे हैं मुझे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज लैम्डा। लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda by 2 is incident on it. What will be Ke max of emitted photoelectron? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो Ke max आइंस्टाइन इक्वेशन से हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन, हो जाएगी hc by lambda by 2 माइनस थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन जो आ जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से hc by lambda।
तो देखो ये 2 बाय लेमडा माइनस बाय लेमडा, मतलब सिर्फ बाय लेमडा आ रहा है आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बाय लेमडा। अगला क्वेश्चन ये करिए जल्दी से, ये हो जाए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट वाला मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाटा इसका बदल दे रहा हूँ, वो करिए आप जब तक। करिए ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। प्रवीण का आंसर आया है, चेक करते हैं प्रवीण अपन अभी। चलो सॉल्व करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन सीखेंगे आप। वर्क फंक्शन 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ 2200 एंगस्ट्रॉम। पूछा क्या है? मैक्सिमम स्पीड पूछी आपकी बात ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग कॉपर प्लेट। ये कॉपर की प्लेट दिखाई है, Cu फॉर कॉपर, ये CS मतलब सीजियम दिखाया होगा। तो देयर इज अ सीजियम प्लेट जिसका वर्क फंक्शन दिया है, उस पर लाइट फॉल कर रही है 2200 एंगस्ट्रॉम की, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑफकोर्स वो उधर की तरफ जाएंगे। तो कॉपर प्लेट पे मैक्सिमम स्पीड पूछी। स्पीड के लिए पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, उसको स्पीड में कन्वर्ट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले? तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम पॉसिबल होती है वो क्या होती है? वो होती है एनर्जी ऑफ फोटॉन, हो जाएगा 12420 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन, वो दिया है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, बिकॉज ये नंबर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो आ गई, इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv²। मास को लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻27 kg इंटू v²। तो यहाँ से v कैलकुलेट करना है आपको, और जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ एनर्जी होगी वही यहाँ पहुंचेगी। भाई यहाँ जो एनर्जी होगी वही सेम रहेगी, यहाँ पर क्यों बदलेगी नहीं? बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, देयर इज नो सेल, there is no EMF connected between these two plates, so electrons are not going to accelerate or deaccelerate। वो हम मान सकते हैं कि जितनी स्पीड से यहाँ से निकले उतनी स्पीड ही पहुंच जाएंगे। तो यही स्पीड मैक्सिमम होगी जो वहां पहुंच रही है। तो अब ये कैलकुलेशन करना है आपको। यस सर। आंसर आ जाएगा। चलिए, अब इसमें एक गलती हो सकती है। ये कैलकुलेशन के लिए जो स्पीड का कैलकुलेशन है, तो ये तो अपनी मीटर पर सेकंड में आएगी, आना चाहिए। और उधर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एनर्जी, वो सही यूनिट थोड़ी है एनर्जी की। SI जो यूनिट होती है वो तो जूल होती है, तो इसे SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इसमें गलती हो जाती, अगर आप ऐसे ही करते तो इसे आप 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो, अब सही यूनिट में कन्वर्ट हुआ है। यस उधर भी सर। ऐसा यूनिट, इधर भी ऐसा यूनिट, तो अब सही स्पीड आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं करते तो गलत हो जाता क्वेश्चन। चलो, अब ये किसने ऐसे ही करा है? लोग मैंने किया था सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए प्रवीण, क्या बताइए। सर? अच्छा प्रवीण, आप, अच्छा आपने करा था, ओके। त्रिलोक आपने करा था। तो 2 आंसर है, लोग भी बोल रहा है उसका आंसर लेकिन अलग है प्रवीण के आंसर से।
ठीक है, तो आप सही से कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए, किसी एक का ही सही है यहाँ पर। चलो मैं देखता हूँ मेरे Yes, पास sir. आंसर लिखा हो तो भेज देता हूँ आपको मैं। मेरे पास आंसर लिखा है करीब 6.4 × 10⁵। मेरे पास आंसर लिखा है Vmax आ रहा है 6.4 × 10⁵। तो अब आप चेक कर लीजिएगा कि किसका सही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट करिए। लिखा आपके पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे, इसे अटेम्प्ट करिए जल्दी से। ये हटा लो इधर के क्वेश्चंस में। करिए अटेम्प्ट जल्दी से, एक और क्वेश्चन दिया है मैंने। चलिए आंसर आ रहा है मेरे पास, गुड। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लिया आपसे अब की बार। Yes, sir. V stop. यस, तो कैसे निकालेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल? याद करिए, E × V स्टॉप, Max. यही K मैक्स होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। तो K मैक्स होता था एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगा hc/λ थ्रेशोल्ड। बस हो जाएगा इससे। E × V स्टॉप Yes, sir. हो जाएगा hc/λ। अब hc लिख लो 12420 अपॉन लाइट की वेवलेंथ 1000 माइनस hc 12420 अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी 3000। और अब की बार ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल हो गया, और ये 1.6 × 10⁻⁹ दोनों तरफ ये E और इधर ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली V स्टॉप आपको मिल जाएगा। ये डिफरेंस ले लो बस, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए बच्चों, आ रहा है समझ में? ईवी स्टॉप को काइनेट जो भी मैक्सिमम के ई थी उसके बराबर से लिख सकते हैं अपन, और मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकाल लो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचती ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपका वोल्ट में स्टॉपिंग Yes, पोटेंशियल आ जाता है। बिल्कुल सही। ओके, तो अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे आज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ठीक है, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। और भी क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे हम। अब है ना, इसमें टफ क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जब इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट इंसर्ट कर दे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को मिक्स कर ले इसमें, या काइनेमेटिक्स वगैरह जो पढ़ा है आपने पहले वो मिक्स कर ले, आपने एमईसी पढ़ा है वो मिक्स कर ले, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करा दे, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछ ले। तो ऐसे क्या 2-3 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन बड़ा कर सकते हैं। बाकी तो क्वेश्चन में इतना ही लेवल होता है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, Yes, sir. मैं हटा रहा हूँ। एक हमारा पोर्शन बचा हुआ था रेडिएशन प्रेशर, वो कंप्लीट करते हैं हम। तो नाउ विल स्टार्ट। 8.28. 8.28. अच्छा, इसका आंसर वेरी गुड, Yes, sir. 8.28, वेरी गुड, 8.28, वेरी गुड। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन प्रेशर। नाउ विल स्टार्ट रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर या फोर्स, फोर्स भी, रेडिएशन फोर्स भी लिख सकता हूं मैं यहाँ। क्या होता है रेडिएशन प्रेशर? हमने पढ़ा है कि फोटॉन्स कैरीज एनर्जी विद देम, दे आल्सो कैरीज मोमेंटम विद देम।
उनके साथ मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन वो होता है h बाय लैम्डा। उनकी अगर वेवलेंथ पता है तो उनका मोमेंटम h बाय लैम्डा से लिख सकते हैं। इसे आप ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई करें अगर, तो इसको hc बाय लैम्डा c भी लिख सकते हैं। hc बाय लैम्डा को एनर्जी भी लिख सकते हैं, फोटोन की एनर्जी बाय c भी लिख सकते हैं। तो फोटोन ऑल्सो कैरीज मोमेंटम विद देम, उनका मोमेंटम भी होता है। When this photon strike a surface, so they are carrying momentum, and momentum is striking the surface. And if surface is absorbing photons, then surface is receiving some momentum. Surface पे अगर photon जाके टकरा के absorb हो जाते हैं, तो surface पे momentum absorb हो रहा है। And by Newton's second law, by Newton's second law, which states that force is nothing but rate of change of momentum. Rate of change of momentum. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। सो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, जब फोटोन की सरफेस पे टकराएंगे वो उससे अब्सॉर्ब हो जाए या रिफ्लेक्ट हो, इन बोथ केसेस सरफेस पे कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फील होगा, हेंस सरफेस विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, एंड दैट फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ड्यू टू फोटोन उसे कहते हैं रेडिएशन फोर्स। उसकी वजह से प्रेशर लगेगा। भाई ये जो फोर्स है पूरी सरफेस पे जहां जहां लाइट गिरेगी सब तरफ लगेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगा। ये किसी एक लोकेशन पे नहीं, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होकर लगेगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के लिए हम नॉर्मली प्रेशर डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है। तो यहाँ पर हम रेडिएशन प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रेडिएशन प्रेशर इज द फोर्स और प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू लाइट, ड्यू टू लाइट। लाइट की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको बोल सकते हैं अपन रेडिएशन प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे हम सब तो लाइट में दिन भर घूमते, आपको तो कभी फील ही नहीं हुआ क्या? किसी बच्चे ने फील करा कि सनलाइट पे से उसको प्रेशर लग रहा है, वो फोर्स फील कर रहा है? फील करा किसी ने? सर वो बहुत खड़े हो दूर, जाओ तो वो बहुत दूर से हाँ आती है दूर से की इसलिए बात नहीं है, असल में बहुत कम होता है। डिस्टेंस ये जो एच है ना, बहुत कम होता हाँ ये जो एच है ना वो कितना ऑर्डर का होता है? 10⁻34, ठीक है, उसको भी लैम्डा से डिवाइड करना है। तो है ना ये बहुत ही कम नंबर का आता है, ये इतना कम आता है कि हम उसको फील भी नहीं कर पाते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की लाइट हो तो भी ये बहुत फ्यू माइक्रो न्यूटन का आता है, बहुत कम आता है, इतना कम आता है, इतना कम आता है कि हम ऐसे नॉर्मली फील नहीं कर पाते। पर अगर आप फ्री स्पेस में जाओ, फ्री स्पेस में जाओ, अर्थ वर्थ सबसे दूर एकदम बीच स्पेस में, हवा में चले जाओ, बीच में है ना, स्पेस समझते हैं ना अपन, अर्थ से बाहर स्पेस जो है पूरा, उसमें चले जाओ, है। सर वहां इस फोर्स की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो सकती है। वहां इससे हो सकता है कि कुछ ऐसी हम मशीन्स बना ले जिसपे लाइट गिरे तो वो चले, लाइट के मोमेंटम के फोर्स से वो चले। यही कॉन्सेप्ट होता है बड़ी बड़ी साई-फाई मूवी में, साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा आपने कि वो है ना उसमें से लाइट बीम निकलती है और वो ऑब्जेक्ट चलने लगता है, लाइट बीम पीछे निकलती है और ऑब्जेक्ट आगे चलने लगता है ना, तो ऐसा देखा होगा शायद आपने। हाँ तो लाइट से मोशन हो जाता है वहां पे ऐसा। चलो आगे बढ़ते। तो रेडिएशन प्रेशर इज प्रेशर और फोर्स ड्यू टू लाइट। अब ये कितना होता है ये निकालते हम, तो निकालने से पहले, ये निकालने से पहले, इसका कैलकुलेशन करने से पहले एक छोटी सी चीज आप मुझे बताओगे। ये मेरे पास एक एरिया है, ये कोई एरिया है, सपोज दिस एरिया इज हैविंग सरफेस एरिया ए, इस पे लाइट फॉल कर रही है, पर लाइट इस पे नॉर्मली नहीं गिर रही। इसका जो नॉर्मल है वो ये है, दिस इज नॉर्मल टू एरिया, और इस पे लाइट जो गिर रही है वो एक एंगल पे गिर रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज नोन टू यू, इट इज थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, ठीक है। और इसमें पूरी लाइट बीम जो गिर रही है वो एकदम पैरेलल लाइट बीम गिर रही है। इस पे ऐसा नहीं कि सिंगल लाइट रे आ रही है, इससे बहुत सारी लाइट रे आ रही है, बीम आ रही है एक लाइट की, और इंटेंसिटी उसकी पता है आपको, आई। ये क्या है? इंटेंसिटी। जो लाइट बीम इससे फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी पता है। अब आपको बताना है इस पर कितने फोटोन गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम। आपको ये बताना व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम। क्या बता सकते हैं मुझे? क्या इस सरफेस पे गिरने वाले फोटोन का नंबर बता सकते हैं मुझे? उसके लिए आपको इंटेंसिटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए, वो पता होगी तो आप बता सकते हो।
मैं लिख देता हूँ इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपकी हेल्प के लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इंटेंसिटी इट वाज डिफाइंड एज द एनर्जी falling per unit area per unit time, but the area should be perpendicular to direction of energy flow। इस तरह से लिख सकते हैं। और एनर्जी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए जो एरिया होना चाहिए वो एरिया परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए, वो एरिया परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए। इस तरह से, ठीक है। इस एरिया का लाइट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा a cos थीटा y। इसकी ये साइड लेंथ आपको मान लीजिए x पता है और ये साइड लेंथ आपको मान लीजिए y पता है, तो y का cos थीटा कंपोनेंट वो ये साइड लेंथ होगी, दिस विल बी y cos थीटा। तो जो एरिया हो जाएगा वो लिखेंगे x इंटू वाई कॉस थीटा और x y इसका एरिया, तो ये cos थीटा। जो इस एरिया का लाइट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको लिख सकते हैं a cos थीटा। ये समझ में आ रहा है? लाइट Yes, इस तरह sir. से आ रही है, इस एरिया का लाइट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर लिया मैंने तो वो a cos थीटा आ जाएगा। a cos थीटा इज द एरिया परपेंडिकुलर टू लाइट। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन में एरिया परपेंडिकुलर वाला लगता है, समझे? तो आई को क्या लिखेंगे हम, यहाँ जो आई इंटेंसिटी आ रही थी वो क्या लिखना चाहिए था मुझे, एनर्जी। एनर्जी लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन डिवाइड बाय एरिया परपेंडिकुलर इज a cos थीटा इनटू टाइम। सो नंबर ऑफ फोटॉन falling on the area per unit time is going out to be IA cos theta। वो a cos theta इधर मल्टीप्लाई करो और एनर्जी ऑफ फोटॉन से इधर डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन। बताओ ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? सभी बच्चे देख लीजिए, बहुत काम की चीज है। यस सर। हाँ ठीक है असिल, सभी बच्चे एक बार देखिए क्या वीडियो क्लियर है, क्लैरिटी ठीक है? आगे बढ़ते फिर। ये जो मुझे सजेशन दिया आपने त्रिलोक, ये भी मैंने सोचा था पर वो उतना मुझे पता नहीं कि वो उसको इस तरह से यूज कर पाएंगे कि नहीं अपन। वो तो देखेंगे। चलो ये सब क्लियर? Yes, sir. तो अब ये चीज आप अच्छे से याद रखना, नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन एरिया पर यूनिट टाइम, ये मेरे काम की चीज है। अब मैं रेडिएशन प्रेशर निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को बार बार यूज करूंगा, ठीक है? इसे मैं हटा रहा हूं, अभी इसे मैं हटा रहा हूं, जल्दी से देखते हैं। ओके, अब मैं कुछ कंडीशन लेने वाला हूं, एक सिचुएशन लेने वाला हूं और सिचुएशन में रेडिएशन प्रेशर निकालने वाले हैं। तो क्या कंडीशन लेने वाला हूं? आई एम एज्यूमिंग दैट देयर इज अ यूनिट, देयर इज अ प्लेन एरिया। मैंने ऐसा एज्यूम करा कि मेरे पास एक प्लेन एरिया है, प्लेन, इसका एरिया ए है। प्लेन मतलब क्या, ये कहीं घुमा फिरा नहीं, एकदम सीधा प्लेन, एक प्लेन एरिया है। और इसके नॉर्मल से थीटा एंगल पे इस पे लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, थीटा एंगल पे लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके इस पे इंसिडेंट हो रही है। लाइट की इंटेंसिटी आई मान लेते हैं और नॉर्मल से थीटा एंगल पे आके इंसिडेंट हो रही है, ठीक है? अब इस पे नंबर ऑफ फोटॉन कितने हैं वो अभी थोड़ी देर पहले लिख लिए थे अपन ने। अब मैं एक और चीज मान के चल रहा हूं, ये पूरा तरह से अब्सॉर्बिंग है, दिस इज प्योर अब्सॉर्बिंग सरफेस। मतलब जो भी इस पे फोटोन गिर रहा है वो 100% अब्सॉर्ब हो जा रहा है। दिस सरफेस इज अब्सॉर्बिंग ऑल द फोटॉन इंसिडेंट ऑन इट, जो भी इस पे फोटोन गिर रहे हैं सब इस पे अब्सॉर्ब हो जा रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है? अब हर फोटोन जिस पे टकरा रहा है वो पूरी तरह सरफेस अब्सॉर्ब कर रही है। हर फोटोन मोमेंटम लेके आ रहा है h by लैम्डा, तो हर फोटोन इसे h by लैम्डा मोमेंटम देगा। मोमेंटम गिवन बाय ईच फोटोन, मोमेंटम
गिवन बाय ईच फोटोन, वो क्या लिख सकता हूं मैं, h बाय लैम्डा। हर फोटोन से h बाय लैम्डा मोमेंटम देगा। कितने फोटोन आ रहे हैं इससे पर यूनिट टाइम बताइए। नंबर ऑफ ये फोटोन, cos थीटा अपॉन ई। बिल्कुल सही, पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही, आई ए कॉस थीटा बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, चलो, तो एक फोटोन जो मोमेंटम दे रहा है पता है, कितने फोटोन आ रहे थे पता है, हर फोटोन आया पूरी तरह अब्सॉर्ब हो गया, तो टोटल मोमेंटम क्या मिला पर यूनिट टाइम। दिस इंप्लाइज दैट टोटल मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या रिसीव हुआ बताओ। एक ने इतना दिया और इतने आए, क्या लिखूं, जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। है ना, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो आई ए कॉस थीटा एनर्जी ऑफ फोटोन एच बाय लैम्डा होती है इंटू एच बाय लैम्डा। तो आप देखो एच बाय लैम्डा एच बाय लैम्डा कैंसिल हो रहा है, एच बाय लैम्डा कैंसिल हो गया। अच्छा, मोमेंटम Yes, sir. ट्रांसफर पर यूनिट टाइम यही तो होता है फोर्स, न्यूटन के सेकंड लॉ से। दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू फोटॉन। एच बाय लैम्डा कैंसिल करो, आई ए कॉस थीटा बाय सी, ये आ गया जो फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लगेगा ये, किस डायरेक्शन में लगेगा, लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन में लगेगा। लाइट की डायरेक्शन ये है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। द फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, फोर्स ऑन सरफेस इट इज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में ये। यस सर। अब कोई पूछे सरफेस से प्रेशर निकालो, प्रेशर ऑन सरफेस, F/A। पूरा ध्यान से, जल्दबाजी दी। प्रेशर निकालने के लिए फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या, कंपोनेंट लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर टू सरफेस डिवाइड बाय एरिया। सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा इसका, एफ कॉस थीटा। यस सर। तो इसमें कॉस थीटा वो लगाओ, है ना, तो आई ए कॉस थीटा बाय सी इंटू एक कॉस थीटा लगाया, वो सी से डिवाइड करा, तो आ जाएगा आई, सॉरी सी नहीं, ए से डिवाइड करेंगे एरिया से, है ना, तो आ जाएगा आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी। तो अब प्रेशर आ गया हमारे पास आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी, या आई बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया रेडिएशन प्रेशर ऑन द सरफेस। समझ में आया पूरा यस डेरिवेशन, सर। जल्दी से नोट करिए। और मैंने ऐसे केस 1 लिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे केस 1, मैं और भी केस बताने वाला हूँ, तो दिस इज केस 1। इन केस 1 सरफेस इज प्योरली अब्सॉर्बिंग, प्योर अब्सॉर्बिंग सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है केस 1, नोट करिए। डन, बहुत बढ़िया, सबका किया, सबने नोट कर लिया। अगर सबका हो गया है तो देखिए केस 1 में प्योर अब्सॉर्बिंग सरफेस थी,
सरफेस पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर रही थी लाइट को। केस टू, अब एक काम करता हूं, सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग मान लेते हैं, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेस पे जो भी लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो फोटोन जिस एंगल पे आएंगे उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब लाइट आके टकराकर रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो फोटोन जो मोमेंटम लेके आ रहे थे वही मोमेंटम लेके जाएंगे, लेकिन उनका एंगल बदल जाएगा। यस ठीक है क्या? सर। तो Yes, sir. आ रहे थे तो देखो नॉर्मल की तरफ मोमेंटम था h by lambda cos थीटा, है ना। आ रहे तो नॉर्मल की तरफ मोमेंटम h by lambda cos थीटा, जाएंगे तब अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो h by lambda cos Yes, थीटा। sir. तो मोमेंटम का चेंज क्या लिखेंगे अपन? फाइनल मतलब माइनस, हाँ यस सर। फाइनल मोमेंटम h by lambda cos थीटा अवे है, पहले अंदर की तरफ था तो डिफरेंस लेके तो 2h दूसरा by वाला lambda, माइनस में आएगा। हाँ तो 2h by lambda cos थीटा आ जाएगा। यस सर। 2h by lambda cos थीटा होगा। समझ में आ रहा है ये मोमेंटम का चेंज? ठीक है, आते वक्त मोमेंटम था h by lambda, उसका नॉर्मल की तरफ जो कंपोनेंट था, जो नॉर्मल की तरफ इसका कंपोनेंट है नॉर्मल, उसकी तरफ जो कंपोनेंट था वो था h by lambda cos थीटा, और जाते वक्त नॉर्मल की तरफ अवे फ्रॉम नॉर्मल ऊपर की तरफ है h by lambda cos थीटा, तो डिफरेंस लेंगे तो 2h by lambda cos थीटा आएगा, और जो इधर वाला कंपोनेंट है वो तो सेम रह जाएगा, इसलिए उसका डिफरेंस 0 आने वाला है, उसको लिखा ही नहीं मैंने, केवल जो नॉर्मल की तरफ है उसकी डायरेक्शन बदली है तो 2h by lambda cos थीटा आया। ये समझ में आया डिफरेंस? यस सर। बाकी बच्चे भी देख लीजिए। गुड। चलो, तो मोमेंटम का चेंज जो है वो बदल गया है, बाकी सब तो सेम ही है। नंबर ऑफ फोटोन तो इतने ही आएंगे, तो टोटल मोमेंटम पर यूनिट टाइम वो जगह नंबर फोटोन इनटू एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे मुझे 2 और कॉस थीटा लगा देना चाहिए, तो यहाँ पे एक 2 और एक कॉस थीटा और आ गया, तो एक कॉस थीटा हो गया। अब ये इन डायरेक्शन ऑफ लाइट नहीं है, ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि मोमेंटम चेंज देखो परपेंडिकुलर हो रहा है सरफेस से, तो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस अलोंग द नॉर्मल। तो अब की बार आपको कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये कंपोनेंट की जरूरत नहीं लेने की, ऑलरेडी वो ना परपेंडिकुलर है, लेकिन ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर है बाहर फोर्स के फॉर्मूले में, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ बाहर कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं, अंदर ही पहले से कॉस थीटा है, तो फाइनल आंसर में बस एक 2 आएगा प्रेशर में, प्रेशर के फॉर्मूले में एक 2 बन जाएगा। ये देखो, ये केस 2 हो गया हमारा, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने रेडिएशन का प्रेशर निकाला है। देखिए अच्छे से, देखिए अच्छे से, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। चलिए, नोट हो गया, केस 2 नोट हो गया। सर 1 मिनट। अभी नहीं हुआ सर, रह गया था थोड़ा सा। हाँ, नोट करिए, नोट करिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो भी बताइए, कोई भी समस्या दिख रही है, कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर ये 2 वाला सर नहीं आया सर, फैक्टर सर 2 2 वाला फैक्टर समझ नहीं आया, तो फिर से देख लेते हैं इसे हम। देखिए, जो सरफेस से फोटॉन्स आ रहे थे, ये इनका मोमेंटम था h by lambda इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे करके दिखा देता हूँ, इस तरह से।
और ये था नॉर्मल टू द सरफेस, ये था सरफेस का नॉर्मल। ठीक है, जो फोटोन आ रहा था वो ऐसे कुछ एंगल पे आ रहा था, वो जा रहा है तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से फोटोन आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। अब जब फोटोन आया तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट लिख सकता हूँ, वन अलोंग द नॉर्मल, वन अलोंग द सरफेस। अलोंग द नॉर्मल हो जाएगा इधर की नीचे की डायरेक्शन में h by lambda cos theta, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, मोमेंटम वाज h by lambda, तो h by lambda cos theta, एंड इधर h by lambda sin theta। जब फोटोन जा रहा है तब उसके मोमेंटम किधर है, ऊपर h by lambda cos theta, इधर h by lambda sin theta, इधर h by lambda cos theta, इधर h by lambda sin theta, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम जो है उसको मैं इधर x मान लूं, ऊपर y मान लूं, तो इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट नेगेटिव है, x कंपोनेंट पॉजिटिव है, उसे लिखूंगा h by lambda sin theta i और माइनस h by lambda cos theta j। ये मोमेंटम के इनिशियल को मैंने लिखा, इनिशियल मोमेंटम लिखा। इसका मोमेंटम h by lambda था नीचे की तरफ, उसका कंपोनेंट एक नीचे की तरफ इधर की तरफ cos theta आएगा, इधर sin theta। तो मैं x एक्सिस हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, y एक्सिस ऊपर ले रहा हूँ, तो इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट जो है नेगेटिव आएगा नीचे की तरफ होने से। और अब फाइनल मोमेंटम लिखो अगर मैं, तो वो इसका मोमेंटम जो इस डायरेक्शन में है h by lambda, उसके दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव में आएंगे, y कंपोनेंट प्लस cos थीटा आएगा, x कंपोनेंट प्लस sin थीटा आएगा, तो h by lambda sin थीटा i प्लस h by lambda cos थीटा j। am I right? क्या ये चीज समझ में आई मैंने कैसे लिखा है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम? यस सर। है ना। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस लो इनका, टेक डिफरेंस, तो दिस माइनस दिस, इसमें से इसे माइनस करो, ये साइन थीटा वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा वाले टर्म ये माइनस का माइनस होके ऐड होके डबल हो जाएगा, तो 2h by lambda cos थीटा आएगा। देखो, और डायरेक्शन उसकी आएगी अलोंग द नॉर्मल, डायरेक्शन आएगी अलोंग द नॉर्मल। देखो अच्छे से, क्या क्लियर हो रहा है? चलो मेरे पास रिप्लाई आया खुशी का, यस। आपको क्लियर है क्या? लोग, प्रवीण, जो भी बच्चा पूछ रहा था, असील को तो आ गया, वेरी गुड असील। बाकी बच्चे, प्रवीण को भी आ गया, गुड। चलिए फिर ये यहाँ से फिर आगे किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट? कोई भी नहीं डाउट है, वेरी गुड। तो अब की बार हमने सरफेस पे रेडिएशन प्रेशर निकाला जब सरफेस को हमने प्योरली रिफ्लेक्टिंग लिया, प्योर रिफ्लेक्शन के केस में रेडिएशन प्रेशर निकाला। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सरफेस थोड़ी लाइट अब्जॉर्ब करे, थोड़ी रिफ्लेक्ट करे, ऐसा तो कई बार होता है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा कई बार होता है। इन दैट केस क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? जब सरफेस कुछ लाइट अब्जॉर्ब करे और कुछ रिफ्लेक्ट करे तब क्या करना चाहिए, ये समझते हैं। ठीक है, ये समझते हैं। तो मान लेते हैं लेट सरफेस इज x% रिफ्लेक्टिंग, लाइट की एनर्जी का x% वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और बची हुई 100 - x% वो अब्सॉर्ब कर रही है, लाइट की बची हुई एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है। अब जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो टोटल मोमेंटम, टोटल जो फोटॉन्स होंगे उतनी फोटॉन रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। अगर x% एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है तो x% फोटॉन का रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो नंबर ऑफ फोटॉन का जो टर्म था ना, इसमें x% लगा देंगे अपन रिफ्लेक्शन के लिए, नंबर ऑफ फोटॉन निकालने के लिए। सही है क्या? कितने फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ वो निकालना है तो x% लगा देंगे, और अब्जॉर्प्शन के लिए भी वहां पे फिर 100 - x% लगा देंगे। तो बस ये यहाँ पे एक नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही तो रहेगा। तो अब अगर हमको प्रेशर लिखना हो तो आएगा जितने % रिफ्लेक्ट हुए
तो x/100 और रिफ्लेक्शन में प्रेशर आता है ये रहा 2i cos स्क्वायर थीटा बाय c। तो जितने परसेंट अब्सॉर्ब हुए 100 - x/100 और अब्सॉर्प्शन में प्रेशर आता है i cos स्क्वायर थीटा बाय c। नाउ दिस शुड बी योर आंसर। बस एक फैक्टर हमने लगा दिया है। सर प्लस होगा? हाँ प्लस ही तो होगा भाई, प्रेशर तो दोनों तक का ही प्रेशर सरफेस को दबाए गए ना, दोनों का प्रेशर। यस सर। सर ये सर हाँ, सर ये बोलो, पी बोलो। आई इक्वल टू एच वाई लेमडा साइन थीटा आई माइनस एच वाई वी लिखा है क्या सर? वो एच वाई क्या बोल लेमडा रहे हो? कॉस h by सर lambda उसके cos थीटा ऊपर, j। उसके ऊपर सर उसके ये? एक, यस ये, यस सर ये एच वी, हाँ, यस सर cos थीटा j कैप। सर एच वी एच लेमडा, h by lambda, ये यस h by सर, lambda लिखा है यस सर, थैंक यू सर, ना? यस सर, वो हाँ h यस सर। तो थोड़ा सा वो ऐसा यूज करने में ऐसा हो गया था। h by lambda cos थीटा है वो। वेरी गुड। नोट करिए जल्दी से फिर। अगर जनरल केस हो, थोड़ा सरफेस अब्सॉर्ब करे, थोड़ा रिफ्लेक्ट करे, उस केस में क्या आता है हमारे पास? रेडिएशन प्रेशर, सम अमाउंट ऑफ photons are reflected and some amount of photons are absorbed। तो जितना अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन का प्रेशर लिख देंगे, जिसके जितना अमाउंट अब्सॉर्ब हुआ उसके करस्पॉन्डिंग अब्सॉर्प्शन का प्रेशर लिख देंगे। ऐसे करके टोटल प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक और चीज की, मैंने सारे ही क्वेश्चन में अभी देखो प्लेन सरफेस ली है, मैंने प्लेन सरफेस पे लाइट गिरते हुए मानी, कर्व नहीं लिए। कर्व के केस में आपको बेसिक से इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा, लेकिन कर्व के केस में पूरी सरफेस को छोटे छोटे प्लेन सरफेस में तोड़ सकते हैं, और छोटी छोटी प्लेन सरफेस पे जो प्रेशर लगता है वो निकालना आपको आता है। तो इसका यूज करके आप टोटल प्रेशर वगैरह लिख सकते हैं, समझे? यस सर। ओके, तो एक आध क्वेश्चन वैसा भी देखते हैं अपन। तो ये सब हो गया है, तो मैं हटाने वाला हूँ ना, ये जो पुराना लिखा था ये सब तो हटा ही देता हूँ मैं। तो अब एक कर्व सरफेस पे फोर्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कर्व सरफेस पे फोर्स का क्वेश्चन देखते हैं। ये हटा रहा हूं मैं ये सब। So now let us assume that there is a sphere। एक sphere ले लिया मैंने, sphere है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है r, and this sphere is receiving a parallel beam of light। इस sphere पे parallel beam of light आके फॉल हो रही है, इस sphere पे एक parallel beam of light आके फॉल हो रही है, ठीक है? So due to this parallel beam of light, due to this parallel beam of light, इस पे कुछ रेडिएशन फोर्स आएगा, कुछ फोर्स आएगा डेफिनेटली। मान लेते हैं स्फीयर पूरी तरह से लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, लेट 100% ऑब्जॉर्प्शन है, केस वन है ये 100% ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है? बताइए आप कितना इस पे फोर्स आ रहा होगा। फाइंड द फोर्स ऑन दिस स्फीयर। जल्दी से अटेम्प्ट करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा। फाइंड द रेडिएशन फोर्स ऑन दिस स्फीयर, करिए, ट्राई करिए एक बार। सर क्या था? फाइंड द, सर एक बार रिपीट करिए सर, क्वेश्चन क्या था? चलो ओके, रेडिएशन फोर्स निकालना है स्फीयर पे आपको, करिए ट्राई।
आपसे पूछा है मैंने रेडिएशन फोर्स क्या लगेगा स्फीयर पे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगी, जब स्फीयर पे लाइट फॉल होगी तो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। जैसे जो एकदम इस पॉइंट पे देखेंगे हम, यहाँ जो सेंटर की तरफ बिल्कुल लाइट आ रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 हो जाएगा, और जो यहाँ कहीं पे लाइट आएगी उसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ बड़ी वैल्यू होगी, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर धीरे धीरे ऊपर जाते बढ़ेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करेंगे यहाँ पे, ये थीटा एंगल वेरी करेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम स्फीयर पे कुछ ऐसा एरिया चूज करते हैं जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट जैसा दिखे। तो मैं ऐसी स्ट्रिप जैसा बना सकता हूँ स्फीयर के ऊपर, इस तरह से कुछ 3 डायमेंशन में होगी ये, पीछे भी दिखा सकते हैं इसको स्फीयर के। तो ऐसी स्ट्रिप जैसा ले सकते हैं अपन। समझ पा रहे हैं मैंने स्फीयर पे कैसी स्ट्रिप ली है ना। मतलब अगर आप इमेजिन करें एक स्फीयर को ऐसे लाइट फॉल हो रही है, तो यहाँ है ना उसकी ऐसे 2 स्लाइस काटो, 2 इस तरह से कट करो, एक बॉल को ऐसे 2 स्लाइस काटो, तो कैसे हमको एक रिंग दिखेगी, एक हमको डिस्क जैसी दिखेगी जिसकी कर्व सरफेस एक रिंग जैसी होगी, है ना। वो रिंग ली हमने, है ना। इस रिंग को थोड़ा साइड में चाहो तो बड़ा करके दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा बड़ा इसको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। तो वो ऐसी सरफेस ली हमने स्फीयर की, इस तरह से। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है ना, वो हर जगह उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम आने वाला है। इस पूरी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम आने वाला है, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा। इस पूरी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको हमारा छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये हमारा स्मॉल एरिया ले लेते हैं, है ना। कितना एरिया होगा ये एंगल अगर थीटा है, ये ऊपर थीटा तो ये भी थीटा। तो यहाँ जो हमको इसकी रेडियस दिखेगी मुझे, ये रेडियस मैं इधर आगे की तरफ दिखाता हूँ, ये रेडियस क्या दिखेगी हमें, व्हाट विल बी दिस रेडियस? r sin थीटा। बिल्कुल सही, दिस इज r sin थीटा। तो इसकी सरकमफरेंस भी लिख सकते हो आप। सरकमफरेंस हो Yes, जाएगा sir. इसका 2 पाई r sin थीटा, और इंटू r d थीटा जो इसकी साइड लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो साइड लेंथ है वो ले सकते हैं हम r d थीटा। अगर सेंटर पे ये स्मॉल एंगल का चेंज यहाँ पे d थीटा हो, दिस एंगल इज d थीटा, भाई थीटा एंगल पे d थीटा का छोटा सा चेंज है, तो ये जो लेंथ आएगी इसको मैं आर्क लेंथ r d थीटा लिख सकता हूँ। आर्क लेंथ कैन बी रिटन एज r d थीटा। तो छोटा सा एरिया ऑन दिस स्ट्रिप वो आ गया 2 पाई r sin थीटा सरकमफरेंस इनटू विड्थ। कैसे लिखा मैंने, अगर मैं इसको यहाँ काट के ओपन कर दूं, इस स्ट्रिप को ओपन कर दूं, तो उसकी लेंथ आने वाली 2 पाई r sin थीटा, इसकी सरकमफरेंस के बराबर इसकी लेंथ आएगी। एक सर्कल को मैं काट के ओपन कर दूं, सर्कल की सरकमफरेंस के बराबर वो लेंथ आने वाली। सही है क्या, ये समझ में आ रहा है? अगर ये जो स्ट्रिप बनी थी, इस स्ट्रिप की लेंथ निकालना होती मुझे, इसको बीच में से काट के पूरा ऐसा लंबा कर देता, तो उसकी लेंथ क्या आती, वो आती 2 पाई r sin थीटा, और इसकी इंटू की छोटी सी विड्थ कर दूं तो मुझे इसका एरिया मिलेगा। यस सर। है ना। चलो इसका एरिया आ गया मेरे पास। अब इस एरिया पे कितना प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा इस पे, सरफेस 100% ऑब्जॉर्बिंग है, तो इस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो लिख सकते हैं अपन I/c। ऑब्जॉर्बिंग के केस में I/c cos स्क्वायर थीटा होता है। कितना एरिया है, इतना एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया, वो सरफेस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया वो सरफेस के नॉर्मल जो फोर्स होगा वो आएगा, वो एक्चुअली Yes, sir. हॉरिजॉन्टल फोर्स का एक कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ ऐसा लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट जो उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उसे डीएफ बोला, उसका जो cos थीटा कंपोनेंट है जो उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है डीएफ, उसका जो cos थीटा कंपोनेंट है वो नॉर्मल लग रहा होगा, वो लिख देंगे प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा, ये आ जाएगा। एक cos थीटा दोनों साइड कैंसिल हो रहा है। ये इक्वेशन थोड़ा अच्छे से समझो बच्चों, ये क्या है, प्रेशर से जो फोर्स होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है, और प्योर ऑब्जॉर्बिंग केस जब था उस केस में फोर्स लाइट के अलोंग लगता है,
तो जो फोर्स लाइट के अलोंग लग रहा होगा, जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा डीएफ, जो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा डीएफ लाइट के इंसिडेंस के अलोंग, उस फोर्स का एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ फोर्स होगा वो होना चाहिए था डीएफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों भाई? डीएफ इधर लग रहा है, इधर एंगल थीटा, उधर डीएफ कॉस थीटा, और डीएफ कॉस थीटा को लिख सकते हैं अपन प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर निकालने के लिए सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट बाय एरिया करते हैं, तो फोर्स नॉर्मल निकालने के लिए प्रेशर इनटू एरिया कर सकते थे। ये समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या करा है? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है अपनी, है ना। बस तो यहाँ पे जो फोर्स सरफेस पे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, cos थीटा गया तो आ गया I बाय सी कॉस थीटा, एक अंदर 2 पाई आर सब इधर आगे लिख देता हूं मैं, एक अंदर साइन थीटा है, एक कॉस थीटा है इंटू डी थीटा। आप चाहो तो 2 को अंदर ले लो, आप बाद में ले लेना, अभी ऐसे लिख देता हूँ। ये छोटा सा फोर्स आ गया जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है। अब ऐसे पूरे स्फीयर पे निकालने के लिए नेट फोर्स जो आएगा, टोटल जो आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लाइट कहाँ से कहाँ तक गिर सकती है? भैया लाइट इस पॉइंट तक गिर सकती है, इसके आगे कैसे गिरेगी? लाइट तो आधे स्फीयर तक ही गिरेगी ना। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है? 0 से 90। यस सर। थीटा कैन बी वेरिंग फ्रॉम 0 to 90। तो 0 से 90 थीटा वेरी कर दो और इंटीग्रेट कर लो इसको। I बाय सी 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू डी थीटा। अब मुझे लगता है आपको इंटीग्रेशन आता है। यस सर। है ना? मुझे सही लग रहा है? यस सर, साइन 2 थीटा बन जाए। बस अब कर लेना इंटीग्रेशन, इसका आंसर आ जाएगा और क्या। ठीक है, चलो ओके। तो ये हमने स्फीयर पे फोर्स निकाला। मैंने माना स्फीयर 100% अब्सॉर्बिंग है। अब केस 2 आप पे होमवर्क के लिए आप करेंगे होमवर्क आपके लिए केस 2 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सोच समझ के करना बच्चों, गलती मत करना इसके अंदर। जैसे यहाँ पर एक यहाँ गलती का चांस था कि फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट इक्वल टू होगा ये, है ना। तो यहाँ पे गलती का चांस था। अब केस 2 को ध्यान से सोच समझ के करना, इस तरह की गलती से बचना और बताना आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर भी निकालना, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं थीटा की लिमिट -90 से +90 होना चाहिए क्या? नहीं, देखो ये थीटा मैंने कहाँ से एंगल लिया है? ये थीटा मैंने एंगल इस बाउंड्री से यहाँ तक का लिया है और मैंने इस रिंग को एलिमेंट लिया है। मुझे सारी रिंग कंसीडर करना है, तो सारी रिंग कंसीडर हो जाएगी। एक रिंग 0 एंगल पे बनेगी और एक रिंग बनेगी 90 डिग्री के एंगल पे। हमने रिंग का एंगल लिया है देखो बच्चों, तो पूरी रिंग का जो एंगल है वो हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, तो वो 0 से 90 जाना चाहिए। यस, ओके बच्चों, चलिए ठीक है। फिर अभी टाइम भी अपना ओवर हो रहा है, तो अपन फिर आज यहाँ रुकते हैं। अब सेकंड पार्ट इसका एक होमवर्क है आपके लिए, वो आप करके लाइएगा सेकंड पार्ट। और इसका कैलकुलेशन भी मैंने आप पे छोड़ा है आगे इंटीग्रेशन का, तो ये भी आप करके चेक करिएगा क्या आंसर आता है। हो जाएगा ये सब? यस सर, हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन। बाय सबको।